Hello friends, welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am going to teach you the science of class 10. So the first chapter is the chemical reaction and equation. रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम कक्षा 10वीं के लेसन अध्याय 1 को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बताएंगे। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ये जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विज्ञान है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप इसे मन लगा के बस आप इसमें अपना रुचि दिखा रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आती जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी वीडियो। हम जितना भी टॉपिक आपको बताएंगे इसमें बहुत ही क्लियरली बताएंगे, बस आपको कंसंट्रेशन करना है और आपको किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक एक टॉपिक को आसानी के साथ समझाते चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराया तो हमारा प्रोडक्ट वाटर प्राप्त हुआ। तो अब हमने देखा कि ये हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में प्राप्त हुआ है? लिक्विड स्टेट में प्राप्त हुआ है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किसी भी भौतिक गुणधर्म के द्वारा वापस उसे बदला नहीं जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया का बहुत ही प्रयोग है। जैसे कि अभी हम लोग भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के बाद जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वो कैसे पचता है? वो सब हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। उसके बाद ही पाचन होता है। और जो है दूसरा एग्जाम्पल है लोहे का जंग लगना। जैसे लोहे में जंग कैसे पकड़ता है? लोहा क्या होता है? धनात्मक होता है, धन आयन होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नमी के कारण उसमें संक्षार लगने लगता है। नमी और वायु के संपर्क में आने से लोहे का क्षरण होने लगता है। और एक एग्जाम्पल और हमने लिया है दही का बनना। दही कैसे बनता है? जैसे दूध है, दूध में हम लोग जब नींबू डाल देते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिक दही नहीं बन जाता है। क्या होता है? इसमें रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत ही स्लो रिएक्शन होने के बाद क्या हमारा बनता है? प्रोडक्ट दही बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक। और अभिकारक में जैसे ये दे दिया ये H2, ये H2 और O2 क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा दूसरा हमारा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है उत्पाद कहलाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हमने ले लिया? H2 है और O2। जैसे ही हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? वाटर बन गया। बना ना वाटर? तो देखिए जो हमारा इधर एरो की साइड वाला अभिकारक है और एरो की दूसरी साइड में जाएगा जो क्या कहलाएगा? वो उत्पाद कहलाएगा। तो चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को हम समझते हैं कि आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगले टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकार को और उत्पाद को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने क्या ले लिया? मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहे हैं, हमारा मैग्नीशियम कौन से स्टेट में है? ये आपका सॉलिड स्टेट में है। और ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में है। तो जब हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने क्या किया है? इधर देखा कि ऑक्सीजन एक था लेकिन इधर दो था। ऑक्सीजन इधर एक है इधर दो है। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? समीकरण को संतुलित कर दिया।
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम की संख्या इधर 2 कर दी और इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है समीकरण को संतुलित करने के लिए। Fe जो है आयरन की अभिक्रिया हम जब जल के साथ करा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर 4 स्टेप दिए हैं। पहले तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पदार्थ हैं सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। सभी ब्रैकेट में कर लिया हमने, सभी तत्वों को ब्रैकेट में करने के बाद क्या करेंगे कि जो सेकेंड स्टेप हमारा बता रहा है कि समीकरण में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या को नोट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये टेबल बना रखा है कि तत्व, अभिकारक और उत्पाद। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अभिकारक किसे कहेंगे, जो एरो के इस साइड रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो कहलाएगा हमारा अभिकारक, और एरो के राइट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर आयरन कितनी है, अभिकारक में आयरन 1 है, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन इधर कितना है, इस साइड 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 1 हो गया। अब हम लोग सेकेंड साइड राइट हैंड साइड में आते हैं, देखते हैं इधर उत्पाद आयरन कितना दिया है, यहाँ पर 3 है, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, यहाँ पर क्वांटिटी 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है ना, तो हमने सीधे सीधे ऑक्सीजन को 4 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आते हैं। इस समीकरण को संतुलित करना है, सबसे अधिक वाले तत्वों को लेकर संतुलित करते हैं। तो अब हम इसमें कुछ करना नहीं होता है, अपना दिमाग, अपने माइंड का प्रयोग करना होता है आपको। कि देखेंगे कि जो सबसे अधिक वाला तत्व है, सबसे अधिक वाला तत्व है यहाँ पर देखा आपने, उत्पाद में क्या है, आयरन है। आयरन के पास कितने एलिमेंट यहाँ पर है, 3 है ना, इधर कितना है, 1 था, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन की मात्रा दोनों तरफ बराबर हो गई। अब उसके बाद अगले प्रोसेस पे आते हैं। हमने देखा कि ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 ही था, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया उत्पाद में, यहाँ पर 1 था तो 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। इसी तरह हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, इधर इस साइड में ऑक्सीजन 2 था और इस साइड में भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूना 8 हो गया। अब इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सभी समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से संतुलित हो जाएगा। तो अब एक कंडीशन ये बनती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि जितना हम लोग, जितने भी तत्व इस साइड रहेंगे उतना, मतलब जितने भी तत्व अभिकारक की तरफ रहेंगे, प्रोडक्ट भी हमारा उतने ही तत्वों से मिलकर बनना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने पहला ले लिया है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। संयोजन मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के अभिकारक रहेंगे, क्या करेंगे, वो जुड़कर एक उत्पाद बना देंगे। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया है, कार्बन है इधर और इधर क्या है, ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन की जैसे ही हमने अभिक्रिया बनाया तो क्या बनाया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया हम। इसी प्रकार हम दूसरे देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक बड़ा सा उत्पाद है, ये एक बड़ा सा उत्पाद है, वो क्या होगा, 2 अलग अलग प्रकार के घटक में क्या होकर टूटकर वियोजित हो जाएगा, 2 अलग अलग प्रकार के घटकों में वियोजित हो गया। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन किया गया, अभिक्रिया कराया गया, तो ये 2 अलग अलग भागों में टूट गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक बड़ा सा था पहले अभिक्रिया, वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। थर्ड टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है आयरन की अभिक्रिया, जब हम कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं तो कॉपर को हटाकर आयरन आ गया, तो FeSO4 बना लिया आयरन का सल्फेट, और इधर कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने देखा कि क्या हुआ, दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके अपने उत्पाद की मतलब जो हमारे दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक हैं, ये क्या किया कि जो सोडियम है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व अधिक विद्युत धनात्मक वाले तत्व के पास चला जाएगा, तो ये अपने स्थानों की अदला बदली कर लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर BaSO4 यहाँ पर था जो वो सल्फेट के साथ आकर जुड़ गया, बेरियम सल्फेट बना लिया, और जो सोडियम था किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाकर ये अपने स्थान को अदला बदली कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक बच गया है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।